हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आज 18.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तान्या, राशि, कृतिका, अंश, पूजा, नेहा, सुयस, केजी। केजी कैसा नाम है तुम्हारा? केजी, वाह वाह वाह। किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। हाँ भाई, कैसे सभी लोग? तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। नमस्ते 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 नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाली हैं छोटी सी कोलिजन थ्योरी। छोटी सी कोलिजन थ्योरी और खूब सारा प्रैक्टिस। छोटी सी कोलिजन थ्योरी और खूब सारा प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। रिवीजन तो करके आए होगे, है ना? चलिए भाई, आइए जरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन। कोलिजन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं। कोलिजन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मॉलिक्यूल को हम एक हार्ड स्फीयर मानते हैं और वो टकराते हैं, एक दूसरे से टक्कर होती है, तभी कोलिजन होता है। और कोलिजन होता है तभी रिएक्शन होती है। और हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो ये हमारा आज का एकदम गोलम गोल है, ठीक है? आज का एकदम धुआंधार गोल। ठीक है? हाँ भाई, आइए जरा। सबसे पहली बात कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं पढ़ें जरा। पहला पॉइंट पढ़ें, 3 पॉइंट से थ्योरी मिलकर बनी है। पहला, रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। भाई टकराना भी चाहिए, एक दूसरे से टक्कर होनी चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उनका आपस में टकराना बहुत जरूरी है। टकराना बहुत जरूरी है। टकराना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास A2 प्लस B2 इससे बन रहा है 2AB, तो जब ये A2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी AB बनेगा, है ना? जैसे A मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ले लिया, ये है A2। चलो मैं इसको अगले पेज में समझा दूंगा, अभी मैं सारे पॉइंट के बारे में बात कर लूं। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, पहले मैं एक एक करके पॉइंट समझा दूं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, है ना? तो A2 प्लस B2 से 2AB बन रहा है, तो A2 के मॉलिक्यूल का B2 के मॉलिक्यूल से टकराना जरूरी है। दे मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से टकराना है। ऐसा नहीं कि दौड़ के आए और एकदम ऐसे टच कर लिया, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई? A2 यहां से आ रहा है, B2 यहां से आ रहा है और आए बहुत तेजी से दौड़ते आ रहा है, लेकिन आते 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 ऐसे टच कर दिया। टच थोड़ी करना है, एकदम बढ़िया कोलिजन होना चाहिए। यानी कि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन होना चाहिए, है ना? आगे चलते हैं। दे मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे निकल गए। टक्कर बढ़िया होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो एक गाड़ी इधर से आ रही। आप लोगों ने कभी YouTube पर अगर देखा हो तो कार के टेस्ट होते हैं पहले, कि कार के एयरबैग खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती है? टेस्ट करती है ना? तो आपस में वो क्या करते हैं? टकराते हैं, गाड़ी को एक दूसरे से टकराते हैं। तो एक गाड़ी यहां से आ रही है मान लीजिए, ठीक है? एक गाड़ी यहां से चली आ रही है और एक गाड़ी यहां से जा रही है, ठीक? तो ये चेक करना है कि गाड़ी के एयरबैग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो दोनों गाड़ियां बढ़िया स्पीड से आती हैं, है ना? क्योंकि एयरबैग ऐसे थोड़ी है कि 20 30 50 100 की स्पीड में खुल गए, है ना? तो बढ़िया अच्छी खासी स्पीड होती है एयरबैग खुलने के लिए। तो जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं तो इंपैक्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी का इंपैक्ट होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टच करके निकल गए, ऐसा नहीं कि टच करके निकल गए। तो इंपैक्ट एकदम टकरा के, इंपैक्ट एकदम बढ़िया होना चाहिए। पहली बात तो देखो, टकराना चाहिए तभी तो एयरबैग खुलेंगे। दूसरा, बढ़िया एनर्जी से टकराना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 की स्पीड में जाके तो चुक कर दिया। तो अच्छा खासा क्या होना चाहिए?
काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, है ना। अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी का मतलब कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी से तो ज्यादा होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी इसका मतलब सही है, एयर बैग खुल जाएंगे। और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे टच करके इधर उधर से नहीं निकलना चाहिए, है ना। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से निकल गए, साइड से निकल गए, टच करके निकल गए। तो बढ़िया ओरिएंटेशन होना चाहिए, बढ़िया स्पीड होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्लियर है एकदम। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लो कि पहली बात कोलिजन होना चाहिए, दूसरी बात अच्छी खासी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी से होना चाहिए, और तीसरी बात ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि एक गाड़ी का जो बोनट है दूसरे गाड़ी का बोनट आपस में टकराना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोनट को टच करके निकल लिए। ठीक है, क्लियर है एकदम। हाँ वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लो, पहला दूसरा तीसरा। फिर हम कुछ और बातें इसकी समझते हैं, इसके अंदर चलते हैं अपन, है ना। ठीक है, कुछ और बातें इसकी हम समझते हैं। लिख लिया गया, पक्का पक्का। चलें आगे, चलें आगे, पक्का। चलिए आइए, आओ जरा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस चीज को। तो अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं थोड़ा फ्लो डायग्राम में कि कोलिजन थ्योरी एक्चुअल में क्या है, तो कोलिजन थ्योरी जो है, कोलिजन थ्योरी जो है वो 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कोलिजन थ्योरी में। पहली बात, मॉलिक्यूल का कोलिजन एकदम मस्ट है। दूसरी बात, विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन होना चाहिए, और इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं, ठीक है। इन 3 चीजों से कोलिजन थ्योरी मिलकर बनी है कि कोलिजन होना चाहिए, लिखना नहीं इसको, बस ऐसे समझा रहा हूं फ्लो डायग्राम से। काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये चीजें ठीक है, ये चीजें क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, सभी लोगों को क्लियर है ये, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहला पॉइंट। जैसे A2 है, ध्यान से देखना, A2 B2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, 2AB बना रहा है, सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो A2 है हमारा उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, और B2 जो है उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये B2 है, ठीक। A2 के आपस का कुछ बॉन्ड है और B2 के आपस का कुछ बॉन्ड है, ये A2 है और ये B2 है। तो इनकी टक्कर होनी चाहिए, मतलब ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है और ये इस तरफ कर रहा है, मतलब इनकी टक्कर होनी चाहिए और बढ़िया काइनेटिक एनर्जी के साथ होनी चाहिए और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए कि इसकी टक्कर इससे और इसकी टक्कर इससे हो। जब टक्कर होती है तो आपको ये पता है पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ये आप जानते हो। तो जब आपकी टक्कर होगी इसकी तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जब टक्कर होगी तो क्या होने वाला है, जब टक्कर होगी तो क्या होने वाला है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई नजर आएगी। ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बन रहा होगा, ये बन रहा होगा और ये टूट रहा होगा, है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग
बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन, बढ़िया इनकी टक्कर चल रही होगी, और बढ़िया टक्कर चल रही होगी, बढ़िया काइनेटिक एनर्जी से ये टकरा रहे होंगे। तो इसके बाद जब फाइनल ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी तो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा। ए बी और ए बी, तो दो मॉलिक्यूल ए बी के बन चुके हैं, देखो ध्यान से देख लो जरा। तो इनकी टक्कर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ होना चाहिए। तीसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर, ऐसा नहीं कि ये टच करके भाग गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए यहां है, दूसरा ए यहां है, और एक भी ऐसे आया और दूसरा भी ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों इंटरेक्ट करें, इनका भी इंटरेक्शन जरूरी है। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए इसका, है ना। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, रिएक्शन फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन का मैं आपको समझा रहा था। ये आपकी इच्छा है, बनाना चाहो तो बना लो, है ना। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं किसी भी रिएक्शन के होने का अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, है ना। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी A2 और B2, पहली बात A2 B2 कोलाइड करना चाहिए, है ना। A2 B2 कोलाइड करना चाहिए, और A2 और B2 के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और A2 और B2 का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, तभी आपका 2AB बनेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा भी यहां चला गया, बस यही इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, एकदम डन है। लिखना है, लिखना है क्या? आपकी इच्छा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्रांजल कह रहे हैं सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नीट के सिलेबस में नहीं है। बस एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये कहां पता चलेगा? फिजिक्स में, तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्चुअल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री कवर हो जाती है, इसलिए नीट में केमिकल काइनेटिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है। वो वहां मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ रहे होगे तब आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस और बाकी कुछ चीजें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वगैरह की चीजें सिखाई जाएंगी वहां पे। चलें आगे, चलें आगे। ठीक है, चलें आगे। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्न से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपने बोला कि सर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दी है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं OH माइनस के साथ। ठीक है, तो OH माइनस अगर ये OH माइनस अगर इस कार्बन पे अटैक करे और Br निकले तो एक रिएक्शन होती है CH3OH और Br माइनस बनता है। अभी आपको रिएक्शन से मतलब नहीं है, अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब आप सीख जाओगे कैसे कैसे रिएक्शन होती है। मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिकल काइनेटिक्स की भाषा में समझा रहा हूं। OH माइनस जब इसके सामने से अप्रोच करता है तो होता क्या है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी होते हैं, ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी होते हैं, और OH माइनस के पास भी लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ब्रोमीन अपने लोन पेयर और इसके लोन पेयर का आपस में रिपल्सन हो जाता है। तो यहां क्या होता है, रिपल्सन। यहां क्या होता है, रिपल्सन। और अगर रिपल्सन होता है तो ब्रोमीन OH माइनस को आने ही नहीं देगा, है ना। ब्रोमीन OH माइनस को आने ही नहीं देगा, ये बोलेगा भागो। ब्रोमीन बोलेगा इससे भाई तुम्हारे पास भी लोन पेयर हैं तो हमारे पास भी तो लोन पेयर हैं, भागो। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इस OH माइनस को भगाएगा, रिपल्सन करेगा। और अगर रिपल्सन करेगा तो ये ओरिएंटेशन है इम्प्रॉपर, है ना।
तो मैं यहां हेडिंग थोड़ी चेंज कर देता हूं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से बोल लो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा इसका, ये तो आपने बताया इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि ये लोन पेयर रिपेल कर रहा है, तो OH माइनस को भगाएगा, ब्रोमीन बोलेगा अब यहां मत आना, ब्रोमीन OH माइनस को बोलेगा बेटा यहां मत आना, कार्बन पे अटैक मत करना, तुम्हारे पास लोन पेयर है तो मेरे पास भी लोन पेयर है, मत आना। तो OH माइनस घर चला जाता उस दिन, और OH माइनस घर जाके सोचता है, बैठे बैठे सोचता नहीं अटैक तो मुझको करना है। OH माइनस बोलता है अटैक तो मुझको करना है ना। OH माइनस बोलता है अटैक तो मुझको करना है, कैसे करूं? तो OH माइनस क्या करता है, पीछे वाले दरवाजे से एंट्री लेता है। फ्रंट से तो कोई आने नहीं दे रहा, सीधे वाले दरवाजे से तो कोई घुसने नहीं दे रहा, तो OH माइनस क्या करता है, पीछे वाला दरवाजा या पीछे वाली खिड़की से चढ़ता है, मिलने के लिए जाता है ना। तो OH माइनस क्या करता है, फ्रंट से ना जाके फिर कहता है कोई बात नहीं ब्रोमीन, तुमने मुझे भगाया लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब OH माइनस इस पर अटैक करके इसको निकाल देता है, कहता है लो आ गया स्वाद। तो ये Br माइनस यहां से ऐसे निकलता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं जाती, हम बोलते हैं नो रिएक्शन। ऐसे इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगी, और इस तरीके से रिएक्शन होगी, यानी कि यस रिएक्शन। ये नो रिएक्शन है, ये यस रिएक्शन है। तो जब कभी भी रिएक्शन होगी तो इस तरीके से होगी, और इसको बोलते ये अटैक कर रहा है ना, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। बात समझ में आई? तो OH माइनस को ब्रोमीन ने सामने वाले दरवाजे से भगाया था, तो OH माइनस पीछे वाले दरवाजे से आएगा और Br को हटा देगा। ठीक है, यह है इम्प्रॉपर। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर रिपल्सन है ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और OH माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो भगाएगा, है ना। तो भगाएगा, और भगाएगा यानी कि ये एकदम सही तरीके से भगाना हुआ। ऐसे तो ये रिपल्सन मिल रहा है, यहां से रिपल्सन नहीं मिल रहा है। देखो इसके लोन पेयर यहां हैं और इसके लोन पेयर यहां बहुत दूर दूर हैं, और बहुत दूर दूर है, तो अब रिपल्सन नहीं मिलेगा। यानी कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये कहानी बाकी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, SN2 मैकेनिज्म है ये, है ना। क्लियर है एकदम? ठीक है, क्लियर है एकदम? तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी रिएक्शन हो रही होगी तो जिसको जिससे टकराना है वही टकराएं। अगर कोई और किसी और से टकराता है, जैसे अगर मैं कोलिजन थ्योरी की भाषा में समझाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये ऑक्सीजन ये ब्रोमीन से टकराएगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, टकराएगा मतलब भाग जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जब ये इससे टकराएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं कोलिजन थ्योरी की भाषा में समझाऊं, इधर वाले केस में ऑक्सीजन ब्रोमीन से टकरा रहा है तो भाग जाएगा, जबकि यहां ऑक्सीजन कार्बन से टकरा रहा है। अब अच्छी चीज है ना, अब अच्छी चीज है ना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे, चलें आगे। एक कह रहा जस्टिस फॉर CH3 एक कह रहा फील नहीं हुआ, अभी फील दिलाते हैं। आओ जरा प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम 3D मॉडल से समझते हैं। आइए जरा, आइए जरा, पहले मैं ओरिएंटेशन समझा दूं, फिर मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर वो इफेक्टिव इनइफेक्टिव समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा। इफेक्टिव कोलिजन कौन से होगी, मतलब प्रॉपर कोलिजन जिससे रिएक्शन हो रही होगी, है ना। प्रॉपर कोलिजन कौन से होंगे जिससे रिएक्शन हो रही होगी। आप जरा ध्यान से देखो, एक रिएक्शन है, क्या है ये, क्या है ये, NO3 के साथ। चलो इतना तो दिख रहा है, NO की रिएक्शन O3 के साथ हो रही है, देखो जरा।
थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। कहां तक जा रहे हैं पहले देख लो, थोड़ा सा पीछे। ध्यान से देखो जरा क्या हो रहा है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, क्या हो रहा है बताओ मुझे। ये एक इफेक्टिव कोलिजन का एग्जांपल है। देखो जरा ध्यान से, एनओ किससे टकरा रहा है देखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है। ध्यान से देखना जरा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है, देखो। कह रहा सर लाइट ऑफ कर दो। अच्छा, लाइट ऑफ करके ज्यादा अच्छा दिखेगा क्या? रुक जाओ चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। बोलो भाई, अब अच्छा दिख रहा है क्या? ओ, 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 ओ। गौर से देखना जरा इसको, नाइट्रोजन किससे टकरा रहा है? ऑक्सीजन से। ध्यान से देखो, एनओ है, यहां O3 है, एक ऑक्सीजन ले लिया, O2 निकल गया, देखो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है, ये देखो। ब्लू वाला नाइट्रोजन है, रेड वाला ऑक्सीजन है। सही है, सही है मामला। गौर से देख लो जरा, अब तो लाइट जला दूं। हम्म। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है, यानी कि एक प्रॉपर कोलिजन हो रहा है ना? प्रॉपर कोलिजन हो रहा है। देख लो जरा ध्यान से, तो क्या बन रहा है? NO2 प्लस O2, देखो। NO प्लस O3 क्या दे रहा है? O2 और NO2 दे रहा है। गौर से देख लो आप। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा के NO2 बना रहा है। क्लियर है एकदम? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा के, देखो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से टकराएगा तभी मैं उसको इफेक्टिव कोलिजन बोलूंगा, तभी मैं उसको प्रॉपर कोलिजन बोलूंगा। सही बात है ना? प्रॉपर कोलिजन तो तभी बोलूंगा ना जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करे। अब मैं आपको इम्प्रॉपर कोलिजन दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा। ये प्रॉपर था, अब देखो इम्प्रॉपर कोलिजन है ना, इनइफेक्टिव कोलिजन। गौर से देख लो जरा, देखो यहां कोई रिएक्शन हो रही है क्या? बोलिए भाई, यहां कोई रिएक्शन हो रही है क्या? देखो, बोलो, ध्यान से देखो जरा, क्या यहां कोई रिएक्शन हो रही है? मालिक देखो तो, क्या यहां कोई रिएक्शन हो रही है? गौर से देख लो, देखो देखो, ये कहां गए कहां गए कहां गए? देखो जरा, क्या यहां कोई रिएक्शन हो रही है क्या? देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा। देखो ना, बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, यानी कि कोलिजन कैसा होगा? इनइफेक्टिव। प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, और अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो यहां टक्कर कैसी हो रही है, रेड से रेड टकरा रहा है, रेड से रेड नहीं टकराना चाहिए, रेड से ब्लू टकराएगा तभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। देखो, देखो ना, यहां देखो क्या हो रहा है, यहां देखो क्या हो रहा है, देखो। कहां गए? देखो रेड से रेड टकरा रहा है, ठीक है? क्लियर है एकदम? तो ये कहानी थी इसकी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक रिएक्शन आपको और बताई है जिसमें NO प्लस O3 क्या बना रहा है? NO2 प्लस O2। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा तब टकराएगा, तब प्रॉपर कोलिजन होगा, ठीक है? पीछे वाले में आपने ध्यान से देखा होगा, एक राउंड में वो रेड से टकरा रहा है, एक में ब्लू से। वो एक्चुअल में दोनों राउंड में रेड से ही टकराएगा, है ना? वो इसलिए समझाएगा कि अगर ब्लू से टकराएगा तो फिर वो प्रॉपर कहलाएगा, और रेड का रेड से टकराएगा तो इम्प्रॉपर कहलाएगा, है ना? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है? और ये ओजोन है, ठीक? ये मैंने ओजोन मान ली है, ठीक है? वो ये कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह नहीं, ऐसी बस बना रहा हूं। जब ये इससे टकराएगा तो नो रिएक्शन, ठीक है? और जब ये इससे टकराएगा
जब ये इससे टकराएगा तो इसको खींच लेगा, तो यस रिएक्शन। ठीक है, ये कहानी है। तो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से टकरा रहा है तो नो रिएक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से टकराएगा तो यस रिएक्शन। ओवरऑल ये है ना? ठीक है, क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? वो एक्चुअली उसमें ब्लू नहीं, वो रेड होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहां बताया है। ठीक है, वो एक्चुअली में वो इसलिए बना होगा वो चीज कि वो बताने के लिए कि हाँ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर, लेकिन दूसरे वाले में रिएक्शन नहीं हो, मतलब दिखाई है उसमें। एक्चुअल में ऐसा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से टकराएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकराएगा। अगर ये इससे टकरा रहा है तो इम्प्रॉपर कोलिजन है, नो रिएक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कोलिजन मतलब इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इम्प्रॉपर कोलिजन है मतलब ये कैसा है? इनइफेक्टिव है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, इनइफेक्टिव। और ये क्या है? प्रॉपर कोलिजन है। और अगर प्रॉपर कोलिजन है यानी कि इफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव है। ठीक है, ये कहानी है, जिससे रिएक्शन होगी वो इफेक्टिव है। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। चलिए भाई, अब ये तो हमने कोलिजन थ्योरी का पूरा बेसिक समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये वैज्ञानिक लोगों द्वारा पता किया गया और हमें डायरेक्टली बताया, तो हमें इसके आगे चलना है। तो कोलिजन थ्योरी की कैलकुलेशंस कर करा के सब पता किया गया कि रेट जो है वो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है z, जिसको मैं लिखता हूं z ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और एक्चुअल में z ए बी जो होता है उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब आपने बोला कि ए बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए और बी के बीच की आपस की टकराने की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है? मतलब जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड कितने हो रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं? कौन से वाले? इफेक्टिव वाले। कौन से वाले? प्रॉपर वाले। क्योंकि प्रॉपर वाले से ही ऐसा होता है। प्रॉपर कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, इम्प्रॉपर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये थोड़ा थोड़ा देखने में आरएनए इक्वेशन जैसे लग रहा है ना? तो R इज इक्वल टू जेड ए बी टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये कहानी है। तो रेट क्या होता है? जेड ए बी टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और ये जो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी पता क्या होता है? ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी को हम बोलते हैं, इस पूरे के पूरे टर्म को, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मॉलिक्यूल का वो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, या उससे ज्यादा हुई तो भी काम हो जाएगा। क्यों? अगर आपने किसी रिएक्शन को कराने में एक्टिवेशन एनर्जी उतनी नहीं दी तो क्या तुम पहाड़ के पीक तक पहुंच पाओगे? बताओ। अगर तुमको उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिली तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? बताओ। अगर तुम्हें मैंने मिनिमम एनर्जी नहीं दी कि तुम पहाड़ के पीक तक पहुंच जाओगे तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? बताओ। रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों?
ऐसे मॉलिक्यूल की टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। मान लो एक कंटेनर है और इस एक कंटेनर में तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल ए के हैं और 100 मॉलिक्यूल बी के हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो 60 मॉलिक्यूल की है सिर्फ, मैंने ऐसा मान लिया। तो 100 के 100 मॉलिक्यूल के टकराने से रिएक्शन नहीं होती। 60 मॉलिक्यूल टकराएं लेकिन अच्छी खासी एनर्जी से टकराएं तभी रिएक्शन होगी। जैसे मैंने बोला था कि कार के एयरबैग खोलने हैं, एक बढ़िया स्पीड और बढ़िया काइनेटिक एनर्जी से ही एयरबैग खुलेंगे, रिएक्शन होगी। अगर तुम जस्ट टच कर जाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मॉलिक्यूल तो पूरे घूम रहे हैं, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, वो बढ़िया एनर्जी से भी टकरा सकते हैं और छुटपुट एनर्जी से भी टकरा सकते हैं। और छुटपुट एनर्जी से टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बढ़िया एनर्जी से टकराएंगे तो रिएक्शन होगी, है ना? क्लियर है? तो किसी कंपाउंड, किसी कंटेनर में अगर मान लो मेरे पास 2 गैस पड़ी हैं तो टक्कर छुटपुट भी हो सकती है, छोटी झड़पें हो सकती हैं कि छोटी मोटी झड़प हो गई, और एकदम भयंकर लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं, छुटपुट झड़प हो सकती है या भयंकर लड़ाई हो सकती है। तो जब भयंकर लड़ाई होगी, बढ़िया एनर्जी से टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी, तभी प्रोडक्ट बनेगा। छुटपुट लड़ाई से क्या ही मतलब है, क्या ही कर लिया, क्या मतलब है? जब तक अच्छी खासी लड़ाई ना हो, माथे वाथे ना फूटे, तब तक मजा थोड़ी आता है ना? लड़ाई में मजा नहीं आता। ठीक है, तो छुटपुट लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एनर्जी या तो ईए होनी चाहिए या ईए से ज्यादा। लड़ाई हो तो बढ़िया हो, वरना ना हो, है ना? ठीक है, डन। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसा काफी समय तक माना जाता था, ऐसा काफी समय तक माना जाता था। फिर साइंटिस्ट लोग तो देखो, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट ही होते हैं, दिमाग लगाते रहते लगाते रहते लगाते रहते लगाते रहते हैं, उनका तो दिमाग चलते ही रहता है जिंदगी भर, तभी तो वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उनको ये किसी ने बताया कि रेट जो है वो ये है। उनने मान लिए, साइंटिस्ट लोग इतने अच्छे होते, मान लेते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है ना? तुम कह रहे हो कि ये है, ठीक है। जेड ए बी मतलब जो ए और बी टकरा रहे हैं, ए और बी टकरा रहे हैं, उसका इफेक्टिव कोलिजन क्या है पर सेकंड, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल दी कि भाई जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना रेट होगा, और होना भी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, अगर मान लो 100 कोलिजन हो रहे हैं, 100 में से 60 इफेक्टिव हैं, तो 200 कोलिजन कराओगे तो हो सकता है 120 इफेक्टिव हो, यानी कि ओवरऑल रेट तो बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, रेट बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब दिमाग लगाया लोगों ने, वैज्ञानिक लोग खतरनाक होते हैं। उन्होंने बोला कि तुमने हमें ये इक्वेशन दी, हमें पसंद आई। उन्होंने बोला एक काम करो, इस इक्वेशन में एक चीज हमको मिसिंग लग रही है। उन्होंने बोला एक चीज हमको मिसिंग लग रही है। क्या? लोगों ने पूछा भाई क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ना? देखो, कुछ भी कमेंट करते हो तुम लोग हैं। उन्होंने बोला कि भाई कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या? कि जो टक्कर हो रही है, कि जो टक्कर हो रही है, उस टक्कर की प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने सोचा। ठीक है, तुम कह रहे हो टक्कर हो रही है, ठीक है, ज्यादा टक्कर, ज्यादा अच्छी टक्कर, इफेक्टिव टक्कर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, यानी कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही बात है। लेकिन इस टक्कर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस टक्कर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी, पी, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। उन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे टकराने की, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इफेक्टिव कोलिजन की, उतनी ज्यादा रेट होगी। लोगों ने कहा ठीक है, सही बात है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो रेट ज्यादा। भाई जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी टकराने की उतनी ज्यादा रेट, सही बात है। यानी कि पी जो आ गया वो अब क्या आ गया? पी आ गया स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये कुछ वैज्ञानिक लोगों ने अपने द्वारा ऐड किया। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बात भी सही है,
प्रोबेबिलिटी फैक्टर। बात भी सही है, क्यों? जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इन टक्करों की उतनी ज्यादा रेट होगी। सही बात है, एकदम सही बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि भाई पी जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। सही बात है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो रेट ज्यादा, एकदम सही है, एकदम सही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो फाइनल आज की तारीख में जो माना जाता है वो ये माना जाता है। तो फाइनल इक्वेशन हम मानते हैं वो ये मानते हैं। पहले ये मानते थे, फिर ये मानने लगे, फिर ये मानने लगे, ऐसे चलता है। इसी को ही बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन साइंस। हो सकता है आने वाले 100 सालों के बाद तुम्हारे पोते नाती कुछ नई इक्वेशन पढ़ने लगे, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। ठीक है, तो अभी तुम दादी दादा इधर देखो, ए दादा दादी इधर देखो, तो अभी जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में ये चल रहा है। हो सकता है आज से 100 साल के बाद छोटे छोटे जब तुम्हारे नाती पोते होंगे तब कुछ और इक्वेशन आ जाए, है ना। यही तो साइंस है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, तो इसको नोट कर लीजिए। भाई आप खुद ही सोचो ना, एक समय पर रदरफोर्ड मॉडल माना जाता था कि हाँ बस यही मॉडल है, लेकिन फिर कुछ लोग आए बीच में कूद के कह रहे नहीं अब बोहर मॉडल है, फिर कह रहे नहीं अब ये वाला मॉडल है, फिर कह रहे नहीं ये मॉडल है, मॉडल ही मॉडल है ना। एक कह रहा मेरी तो शादी ही नहीं होगी, क्यों? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, होगी बेटा। ठीक है, चलें आगे। चलो फिर ये लिख लो, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी छुटकू सी कलीजन थ्योरी। अब हम करेंगे प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लो इसको। एक इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन का एक और था, कहां गया? अच्छा ये तो हो गया, वही है जो आगे आसपास टकरा रहे थे ना। ठीक है, चलो भाई प्रैक्टिस करें, स्टार्ट। डन 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 डन। आइए जरा हम आपका स्वागत करते हैं प्रैक्टिस सेशन में। चलो पहला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नोट नहीं करना, सॉल्व करना है बस। ठीक है, बोलो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और थ्रेशोल्ड प्लस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बताओ। कोई भी अपन एक डायग्राम मान लेते हैं, मान लिया मैंने, सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मान लेते हैं। ठीक है, आप एंडो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, ये है आपकी ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी हम ये लेके, कुछ नहीं बोला तो फॉरवर्ड की मान के चल रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी एक बैकवर्ड की भी होती है, उसको भी कंपेयर कराना चाहो तो करा सकते हो। चलो बताओ, ईटीएच किसके बराबर लिख दूं? मैं लिखूंगा ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एफ। सही बात है, ई आर प्लस ई एफ। ठीक है, सही है, क्लियर एकदम। ई आर प्लस ई एफ, फटाफट से बता दो मुझे आंसर क्या लग रहा है। 30 सेकंड में आपको आंसर करने का, 30 सेकंड्स। क्या लग रहा है आंसर? जल्दी से 30 सेकंड में आंसर कर दो, बोलो। पढ़ो पढ़ो, देखो ना। ई टी एच जो है वो ई आर प्लस ई एफ लिख सकता हूं मैं।
और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं बोला है तो हम ऑब्वियसली फॉरवर्ड मान के चलेंगे, कुछ ना बोलें तो। चलिए आंसर आ गया आपका, देखते हैं कितने लोगों का आया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओजस्विनी, उत्कर्ष, तनवीर, यश और डॉक्टर आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि सी आंसर आ जाएगा। कैसे आया भाई? EF निकालोगे क्या आएगा? ETH और ER माइनस कर दो इसमें से, है ना। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन का EA बड़ा होगा फॉरवर्ड से, किसमें ऐसा होगा? अब यहां कुछ नहीं लिखा यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, EAF मान के चलेंगे इसको, है ना। ए से भी बना रहे हैं ना, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। बोलो क्या कह रहे हैं? बैकवर्ड रिएक्शन का EA ज्यादा होना चाहिए किससे? फॉरवर्ड रिएक्शन के EA से। अब आप मुझे बताओ कब ऐसा होगा? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। देखो, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तभी ये बड़ा ये छोटा होगा। फटाफट से आंसर कर दो आप, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। बताओ जल्दी से क्या लग रहा है, कब ऐसा होने वाला है? बोलो, कब ऐसा होने वाला है? बैकवर्ड का EA बड़ा हो, फॉरवर्ड का छोटा हो, कब ऐसा होने वाला है? बोलो फटाफट से, जल्दी से बोल दो, तुरंत से पहले। क्या लग रहा है आंसर? मेरा आंसर आ चुका है आगरा। आगरा आपका आया क्या? क्या आपका आंसर आगरा आया? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही जवाब। दिशांत, तेलंगले, रोनित, हर्ष और सुमित। भाई ऐसा कब होगा? जब डेल्टा H नेगेटिव होगा। देखो ना गौर से, अरे ये एक्सोथर्मिक ही तो है, डेल्टा H नेगेटिव एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। डेल्टा H नेगेटिव चाहिए एक ही ऑप्शन में भाई, फर्स्ट वाले में, है ना। चलो अगला सवाल, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली। बताओ, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्या होंगी वो? बताओ। पहाड़ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा पहाड़ है, बताओ जरा, बोलो 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 बोलो। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है तो वो क्या होंगी? हाई अमाउंट चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत बड़ा पहाड़ है, बोलो कैसी होंगी वो? क्लो रिएक्शन ही तो होंगी। क्यों? पहाड़ बड़ा है, धीमे धीमे चढ़ोगे यार, कितने ऊपर चढ़ना है तुमको? बहुत ऊपर चढ़ना है भाई, बहुत ऊपर चढ़ना है। आजा 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 आजा, मैं हूं पोल तेरा, जल्दी वाओ। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। खुशी, MD, अंसरिया, मोहित, ध्यानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताओ जिसका EA ज्यादा होगा वो रिएक्शन की रेट क्या होगी? कम होगी ना, पहाड़ बहुत बड़ा है। सीलो कैसा है? सीलो। अगला सवाल बताओ जरा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी ऑफ द रिएक्शन दिस इज 20 किलो कैलोरी। अच्छा ये रिएक्शन जो लिखी ना A+B+C+D, अगर लिखा हो प्लस हीट, प्लस हीट का मतलब क्या होता है? डेल्टा H क्या है इसका? नेगेटिव। क्यों? एनर्जी निकल रही है, यानी कि डेल्टा H क्या लोगे? -38 लोगे मालिक। क्यों? कभी भी कोई भी रिएक्शन में हीट निकलती है तो वह एक्सोथर्मिक होती है ना। तो डेल्टा H -38 किलो कैलोरी। और क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कह रहे हैं 20, कितनी कह रहे हैं? 20 किलो कैलोरी। आपको बताना है बैकवर्ड की कितनी है। फटाफट से आंसर, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। -38 डेल्टा H है। क्या लग रहा है भाई? अगर प्लस हीट लिखा है ना, देखो यहां लिखा +38 यानी कि प्लस हीट है, यानी कि अगर प्लस हीट लिखा हो तो हीट निकल रही है ना, उधर जा रही है, प्रोडक्ट में जा रही है, यानी कि डेल्टा H नेगेटिव होगा ना।
ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना, और मेरे मालिक एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही रहेगी ना, नेगेटिव थोड़ी हो रही है। डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ये तो महागलत है। चलो भाई आंसर बताएं जरा, ढोलकपुर मेरे को लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, जल्दी बोलो। देखो डेल्टा एच जो आएगा वो आएगा ई एफ माइनस ई बी, देखो, और ये है -38, ई एफ है 20, ई बी तुमको निकालने का है, तो ये इधर जाएगा तो ई बी बन जाएगा, और 38 उधर जाएगा तो 20 + 38 हो जाएगा, और 20 + 38 आपका आंसर आएगा 58। काफी लोगों ने गलत किया है, ये सही करने वाले उत्कर्ष, एमडी, आशु, अनिमेश और जॉय किटन, समझे? आप लोगों ने गलत क्यों किया? आप लोगों ने गलत इसलिए किया क्योंकि आप लोगों ने डेल्टा एच प्लस ले लिया, यही तो नहीं करना। कभी भी कोई रिएक्शन ऐसे दे रखी हो, ए से बी प्लस हीट, इसका मतलब यह होता है कि इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है? या कभी ऐसा लिखा हो ए प्लस हीट से बी, यानी कि तुम रिएक्टेंट को हीट दे रहे हो, यानी कि डेल्टा एच प्लस है, समझे? समझे? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ रिएक्शन रेट बाय कैटलिस्ट? Catalyst decrease the rate of backward reaction so that rate of forward reaction increase. Catalyst provide extra energy to reaching molecules so that they may reduce effective collision. Catalyst provide an alternate path of lower activation energy to reactant. आंसर ऑप्शन को पढ़ के ही आ जाएंगे, और जल्दी से मेरे को बता दीजिए, फटाफट से जल्दी से बता दीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़ें और आंसर करें, चारों ऑप्शन को पढ़ें और आंसर करें जल्दी से, पढ़ें जरा, चार ऑप्शन को पढ़ें और आंसर करें, बोलें। पढ़ के ही एकदम मुस्कुराहट का सामना करना पड़ रहा है आपको, है ना? चेन्नई इज द राइट आंसर, चेन्नई इज द राइट आंसर। क्यों? सही है ना? देखो ना, पढ़ो ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ो ना। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट, देखो, अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट, सही बात है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता। क्यों? कैटलिस्ट क्या करता था, अगर ये अनकैट है तो कैट वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती थी, है ना? बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर किया है। सुभजीत उत्कर्ष, सुभजीत उत्कर्ष, ऋषि ध्रुमिल और ऋषिकेश, बहुत बढ़िया। चलो आगे, अगला सवाल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज एंड अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज रिएक्शन इज 100 एंड अनकैटलाइज इज 200। बताओ, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? ln k कैट अपॉन k अनकैट, तो यहां लिख लो क्या, ई अनकैट, यहां अनकैट है ना, तो यहां अनकैट है ना, माइनस ई कैट अपॉन आरती, ठीक है? आपको रेशियो निकालना है कैट और अनकैट का, ठीक है? ई टू दी पावर में आंसर बता देना। ई अनकैट क्या है बताओ? 200 किलो जूल है, 200 किलो जूल मतलब 10 की पावर 3। कैट कितना है? 100 किलो जूल, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन आर कितना है? 25/3 लेना है, और तापमान कितना है? 300, सही बात है, तापमान कितना है? 300, चेक कर लो जरा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 से कट गया 100 बार, तो 2500, और इधर आ गया 200 माइनस 100, तो 100, और 10 की पावर 3 अलग कर लो, और ये है 25 इंटू 100, 100 से 100 उड़ा दो, 1000/25 कितना आ जाएगा? 1000/25 आ जाएगा 40, सही है, 40 आ जाएगा 1000/25, है ना? लेकिन ये ln में दे रखा है, ln के कैट अपॉन के अनकैट है मालिक, ये कितना है? 40, तो यहां ई है, ई टू दी पावर ले जाना, के कैट अपॉन के अनकैट कितना बनेगा?
e⁴ बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, e⁴ बनेगा। क्यों? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? 40 आपका आया था, बस एंटी लॉग ले देना। क्लियर है? चलें आगे? आगे बढ़ना हो तो बता देना। आगे बढ़ना हो तो मेरे को बता देना। आगे बढ़ना हो तो मेरे को बता देना। कल भी अपनी क्लास है क्या? कल क्या है? सैटरडे है क्या? चलें आगे? कह रहे हैं मालिक थोड़ा तो रहम करो मेरे ऊपर। 2022 नीट में एक बढ़िया सवाल था। एलएन के वर्सेस 1/t फॉर फॉलोइंग रिएक्शन 2N2O5 से कह रहे हैं NO2 + O2 गिव अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू दिस। अच्छा, स्लोप इतना दे रखा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन जूल पर मोल, बताओ। तो स्लोप ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर PYQ सेशन नहीं होगा क्या? बेटा ये नीट जो है ना, ऐसे लिखा रहता है ना, इसको PYQ बोलते हैं। और तुम्हारे जितने लेक्चर हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो। लेक्चर के बीच में मैंने तुमको PYQ टाइप के काफी सारे सवाल करा चुका हूं मैं, और इसको PYQ ही बोलते हैं। लिख लो इसको अच्छे से अपनी अलग जगह पे। कभी कभी क्या दिमाग नहीं चलता ना, ऐसे लिख लो कि जब कभी भी ईयर लिखा हो तो उसको PYQ बोलते हैं। लिख लो लिख लो। चलो भाई पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। अच्छा, LN के वर्सेस 1/t का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो होगा -EA/R। ये बात सही है। क्यों? LN है यहां पे, लॉग नहीं है। लॉग होता तो 2.3 होता, LN है तो R है बस। तो -EA/R ये स्लोप है। और स्लोप कितना कह रहे हैं? -1 × 10⁴ यानी कि 10⁴ बोल दूं मैं, बस इतना ही बोल दूं, बस काफी है। बस आ गया आंसर। ये कितना आ गया? डिजाइन सेम काट देते हैं। आर कितना होता है? 8.3 और 10⁴ ढोलकपुर आंसर लगा दूं मैं, ढोलकपुर। अरे इसमें तो पोल की भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे इसमें पोल की जरूरत नहीं पड़ी। PYQ कहते हैं बेटा इसको। मैं PYQ हूं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं PYQ हूं। चलो अगला सवाल संभाल लेना भाई। An increase in the concentration of the reactant of a reaction lead to change in, बताओ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर क्या बदलेगा? बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। क्या बात करी थी? अरे क्या करी थी कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो क्या आंसर लगा दूं इसका? चेन नहीं लगा दूं? भाई 100 मॉलिक्यूल थे, उसमें से 60 मॉलिक्यूल अच्छा कोलिजन कर रहे थे, मैंने 200 ले लिए, तो 120 करने लगेंगे भाई, कि नहीं करेंगे? नहीं तो करेंगे ना। अगला सवाल। इन कोलिजन थ्योरी, PYQ है 2020 का। क्या सर PYQ? अरे सर PYQ करिए सर। नीट 2020 का है। ZAB रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन ये। क्या सर आया आंसर? बच्चा लोग आंसर आया? जल्दी बताओ क्या लग रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन ये, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट A एंड B, स्टेरिक फैक्टर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू ये। अरे ZAB क्या होता है बदलापुर? B आएगा ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल।
देख रहे हैं 2016 पर आ चुका है मामला। आइए जरा, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। बताओ कैटलिस्ट क्या चेंज करता है? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या चेंज करता है इनमें से? साफ साफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कैटलिस्ट। मालिक, ए मालिक, ए मेरे मालिक, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। एंथैल्पी थोड़ी चेंज करता है, पगला गए। चलो भाई आगे चलो। अगला सवाल, एम्स 2016 आपको बुला रहा है। चलिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज दिस। के दिया है, देखो रेट कांस्टेंट दिया है 10 की पावर -5। मैं बस ये लिखूंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। ये दे रखा है 1800 किलो जूल, तो 1800 किलो जूल को कन्वर्ट कर लो जूल में। ठीक है, तापमान कितना दिया है? तापमान दिया है 600। और तुमका क्या निकालना है? तुमका निकालना है ln A। चलिए भाई बताइए जरा, ln A निकाल के बताइए, निकालिए जरा आंसर। क्या लगाएंगे फार्मूले? फार्मूले क्या लगाएंगे? हम यहां लगाएंगे फार्मूले में ln K इज इक्वल टू -EA/RT प्लस ln A। ये करेंगे बस अपन, बस ये करेंगे, ठीक है, बस ये करेंगे। चलो बता दो जरा मेरे को आंसर, पोल बता, पोल क्रिएट कर देता हूं, बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताओ भाई। ln के जगह -EA/RT प्लस ln करेंगे। अच्छा ln के कितना आएगा? मैं ln को लिख लूं 2.3 log के, और log k की वैल्यू पुट कर दूं 10 की पावर -5 इज इक्वल टू -EA/RT को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस को प्लस बना दूं, इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, इसको इधर, तो प्लस EA कितना है? 1800 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय RT, RT ART 25/3 इंटू T कितना है? 600 केल्विन में है ना। और ये तुम्हारा ln A की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो इसको। -5 आगे आएगा और 2.3 इंटू माइनस तो आगे कर लो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 5 का डबल कितना होता है? 10 और 1 11, -11.5 बोल दूं मैं इसको, तो ये आ गया -11.5 और प्लस ये आ गया 3 से कटेगा कितनी बार? 200, सही है। और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से उड़ा दो 18 को 9 बार, तो ये बनेगा 9000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू ln A। अब ये सॉल्व कर लो, 9000/25 कितना आएगा? 5। एक 180 बनेगा, और 180/5 लगभग कितना आ जाएगा? 36 के आसपास, सही है। और 36 माइनस 11.5 ln A कितना आएगा? 36 माइनस 11.5, 24.5 के आसपास आएगा मामला। देखो 24.5 के आसपास, चेक कर लो जरा, देखते हैं आंसर कितने लोगों का सही आया है। चेन्नई, 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 चेन्नई कहां गया? जूम जूम जूम, बोल नहीं पहुंचा क्या है? लगता है इस बार पहुंचा नहीं तुम्हारे पास। चेन्नई आया आंसर, चेक कर लो। बदलापुर आएगा हैं? पोल नहीं आया है। तुम्हारा बदलापुर आ रहा है, क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने?
तुमने ऐसा क्यों किया। एलन के को मैंने 2.3 ले लिया, मैंने सिर्फ इधर चेंज किया क्योंकि मेरा लॉग 10 की पावर -5 आ रहा है, तो ये -11.5 बन जाएगा। 5 का डबल कितना होता है 10, और 15 मतलब 10 + 1.5 11.5। और यहां मैंने सही किया ना, एक बार और कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। मेरे ख्याल से तो सही करो मैंने। 10 की पावर 3 और 25/3 है ये। थोड़ा रफ में सॉल्व कर लो इसको जरा। 600 है यहाँ पे, 3 से कटा 2 बार, सही है 200 बार 600। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से उड़ाया 9, तो ये बना 9,000, है ना। गड़ा 25, 25 से कटा 5 बार, 25 से कटा मतलब 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5, 5 5 4 5 40, 180, सही है ना। अच्छा एक जीरो और आएगा। हम्म, एक जीरो और आएगा, ओके। यहाँ गड़बड़ हुआ। 25 से कटा, ये एक जीरो छोड़ दिया यहाँ पे यार। 360, 36 नहीं आएगा, 360, एक जीरो छोड़ दिया। और 360 में से माइनस करोगे 11.5, 349.5, 349.5 आएगा, ठीक है। एक जीरो वहां रह गया था, 180 कर दिया था उसको, 1800 आएगा वो। बदलापुर आंसर आएगा, हाँ। बदलापुर एकदम सही है, परफेक्ट है, करेक्ट है। बदलापुर एकदम सही है, परफेक्ट है, करेक्ट है। 336 गलत कर दिया ना, 360 आएगा। 9,000 25 से काटोगे, मतलब 5 से काटोगे तो 1800 ही आएगा ना। 180 थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बदलापुर आंसर एकदम सही है। अगला सवाल आपके सामने, और एकदम पढ़ते ही पोल देने का मन कर रहा है मेरा। -EA/2.303 R क्या है, मतलब स्लोप किसका है ये, किसका स्लोप है, जल्दी बताओ। किसका स्लोप है, किसका स्लोप है, जल्दी बोलो। किसका स्लोप है, जल्दी से बता दो मेरे को। क्या तुम इसका आंसर निकाल सकते हो? क्या तुमने ये ग्राफ कभी देखा है? मुझे भी बताओ। -EA/2.30, तो लॉग के वर्सेस 1/t का चेन्नई लगाऊं आंसर, चेन्नई लगाऊं आंसर, चेन्नई। क्यों, यहां 2.3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि लॉग में मामला चल रहा होगा। चेन्नई आंसर आया क्या, जल्दी बोलो। पोल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, यस, दो यस हैं। यस गोयल, यस दलवी, रेहान, छोटा नितिन, ओम नारायण। छोटा नितिन कैसे भाई। चलें आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर, ये बोले। फॉर द रिएक्शन H2 + Br2 2HBr द एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्टेड दैट, कि आर आपका ये आ रहा है। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुमको बतानी है कितनी आएगी, बताओ। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जल्दी फटाफट से बता दो। सभी लोग ध्यान से करें सवाल को, गौर से देखें। छोटा नितिन जल्दी से आंसर करें इसका। सभी लोग आंसर निकालें। हम्म 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 हम्म
अरे रे, अरे रे, अरे रे। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। दिखाई दे रहा हूं क्या? जल्दी फटाफट से बता दो, क्या मैं आपके सामने आ चुका हूं? क्या मैं दिख रहा हूं मालिक? चलो चलो चलो, अब तो दिख गया। अरे अरे अरे, ठीक है भाई। तो चलिए इस सवाल का आंसर, पेन गायब हो गया, बताओ पेन को ले घुमाओ। आइए जरा ध्यान से देखिए, मुझे बताना है फॉर द रिएक्शन दिस द एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्टेड दैट। क्या सजेस्ट कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बता रहा है। क्या बता रहा है एक्सपेरिमेंटल डेटा ये? तो मुझे बताओ, मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1/2। तो 3/2 आपका ऑर्डर आ चुका है। 3/2 आपका ऑर्डर आ चुका है। मॉलिक्युलरिटी बता दो आप क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी बता दो क्या होगी इस रिएक्शन की? बोलो बोलो बोलो। ए होगा कि सी होगा? ए होगा कि सी होगा? मॉलिक्युलरिटी बोलो बोलो बोलो। ये बहुत बढ़िया सवाल है, हाँ। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। बस मुझे ये बता दो कि आंसर में ए लगाऊं या सी लगाऊं, ये तो हटा दो। आंसर में मैं टू बोलूं या नॉट डिफाइन बोलूं? टू बोलूं या नॉट डिफाइन बोलूं? मुझे आप एक बात बताओ, अगर ऑर्डर आपकी फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करूं तो ये रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप होती, अगर ये सिंगल स्टेप होती तो इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका 1 और 1 और 1 क्या होता है? 2। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो ऑर्डर 3/2 नहीं आती। ऑर्डर क्या आती अगर सिंगल स्टेप होती? तो अगर ये सिंगल स्टेप होती तो ऑर्डर क्या आती? 2। और सिंगल स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होते। लेकिन ये तो तब होता ना जब ये सिंगल स्टेप होती। लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शन में आने का मतलब है ये सिंगल स्टेप तो है नहीं, और अगर ये सिंगल स्टेप नहीं है यानी कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां आपसे बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह पर इसका आंसर 1 दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है। इसका आंसर ए कहां गया? ए दिया हुआ है, लेकिन लॉजिकली इसका आंसर सी आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आप खुद स्वयं गूगल करके देखें तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर भी इसका आंसर टू। अब वही होता है ना, एक बार कोई आंसर चला हुआ आता है तो वो चलता रहता है, क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि चलो इसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी निकाल लेते हैं। अरे भाई, अगर इसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी तुम बोल रहे हो 2, अगर मॉलिक्युलरिटी 2 बोल रहे हो, इसका मतलब आपने इसको क्या माना है? सिंगल स्टेप माना है। क्यों? कॉम्प्लेक्स के लिए तो आप बताते ही नहीं हो मॉलिक्युलरिटी। तो अगर तुमने सिंगल माना है तो ऑर्डर फिर फ्रैक्शन कैसे आ रही है? ऑर्डर आना चाहिए 2। ऑर्डर फ्रैक्शन कैसे आ रही है फिर? अगर मॉलिक्युलरिटी मालिक 2 लेते हो तो ऑर्डर फ्रैक्शन कैसे आ सकती है फिर?
क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 मानने का मतलब है कि तुमने उसको सिंगल स्टेप मान लिया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए तो डिफाइन ही नहीं होती, यानी कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो फिर ऑर्डर फ्रैक्शन कैसे आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो मैं ये बता देता हूं तुम्हें। इसका एक्चुअली क्या है ना, कहीं अब सवाल तो क्या है ना, इधर से उधर चलते हैं। ये सवाल ऐसे होते हैं कि ये यहां भी मिलेंगे, या आपको कहीं भी और भी मिलेंगे, या आपको कहीं और भी मिलेंगे, या आप जब आपके बच्चे होंगे उनकी कॉपी में भी ये सवाल मिलेगा। ठीक है, आपके चाचा चाची की कॉपी में भी ये सवाल होगा। तो ये सवाल ऐसे चले हुए आते हैं, कुछ जगहों पर ही सही दिया है आंसर, आप ढूंढोगे आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जगहों पे ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और जो लॉजिकल है ना, एकदम लॉजिकल बात है, कोई उसमें गलत नहीं है। ठीक है, एकदम लॉजिकल बात है। अब वही होता है कि सवाल चला आ रहा है, आंसर ए है, तो यही कॉपी फिर पेस्ट चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। अब वो होता है यार, सवाल कोई नए सवाल तो देखो बहुत रेयरली ही बनते हैं, है ना, तो अब सवाल कहीं होगा, आ गया आ गया, ऐसा होता है। तो सवाल क्या है, रोटेशन में चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या, रोटेशन में चलते रहते हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका चेन्नई हम देंगे। चलिए भाई, अब हम चलते हैं कुछ ऐसी बातों पर, जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम होता है जेई मेन, उसका नाम सुना है क्या? आप लोगों ने जेई में, देखो मैंने नीट के पीवाईक्यू सारे करा दिए आपको, आप लोगों ने जेई मेन का नाम सुना है क्या? तो जेई मेन के कुछ सवाल जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको साथ साथ करवा देता हूं, है ना। जेई मेन के कुछ सवाल जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे ये सवाल है क्या, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी है, क्या होगी बताओ। nth ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जेई मेन का सवाल है ये, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। बोलो क्या लग रहा है? मोलर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, यही होता है, टाइम इनवर्स, है ना। मोलर मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। बताओ क्या आंसर है इनमें से? मैं ऐसे लिख लूं, मोल की पावर 1 - n, और लीटर की पावर ऊपर जाएगा तो n-1 और सेकेंड इनवर्स, बस लिखने का तरीका है। तो मोल की पावर 1 - n और लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। चेन्नई आंसर है, चेन्नई आंसर है, चेन्नई आंसर है बेटा कि नहीं? तो जेई मेन के काफी सवाल नीट में एज इट इज आ सकते हैं आने वाले ईयर्स में, तो इसीलिए साथ साथ जेई मेन के भी आपको सवाल करवाते जा रहा हूं मैं, ताकि आपके इस टाइप के सवाल भी बन जाएं। अगला सवाल, इट इज ट्रू दैट, बोलो, ये भी जेई मेन का है 2020 का। A second order reaction is always a multi-step. A zero order reaction is a multi-step reaction. A first order reaction is always a single reaction. A zero order reaction is a single step. बताओ जरा क्या लग रहा है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से आप आंसर करो, मैं आपको पोल दे देता हूं, फटाफट से आंसर कर देना। बोलो क्या लग रहा है? ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। बोलो, बोलो, अभी जनता फैली देखो। सही आंसर है इसका बी, सही आंसर बी है, सी नहीं है। आजा भाई, सही आंसर इसका बी है, सी नहीं है। कहाँ गए? ए कहाँ हो तुम, कहाँ आ गया ना, देखो मुंडी घुमाई इसकी तो आ जाता है, देखो। बहुत कम लोगों ने आंसर किया, लेकिन उत्कर्ष, सुस्मित, बाबू जलेला, बाबू जलेला, अर्जुन और स्नेहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो जरा, बी आंसर सही है। क्यों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप। क्यों?
सिंगल स्टेप में जीरो ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्यों? सिंगल स्टेप का जो कॉफिशिएंट है वही तो ऑर्डर होगा, तो वो जीरो ऑर्डर कैसे हो सकता है? कॉफिशिएंट जीरो कैसे हो सकता है? ए, अब देखो जरा क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल रिएक्शन। नहीं, क्यों? हो सकता है कि ओवरऑल ऑर्डर आधा प्लस आधा हो, वन आ जाए। भाई मान लो ए के रेस्पेक्ट में हाफ हो, क्यों नहीं हो सकता? ए के रेस्पेक्ट में हाफ हो और बी के रेस्पेक्ट में हाफ हो, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गई आपकी? ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गई? एन, वन आ गई। देखो ना, आप आ सकती है। तो ये हमेशा सिंगल स्टेप वाली फर्स्ट थोड़ी होगी, आधा आधा ऑर्डर आ जाए मिल जाए, या हो सकता है एक की हाफ आ जाए, मतलब एक की 3/4 आ जाए, दूसरे की 1/4 आ जाए, ओवरऑल तो वन हो सकता है ना। ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, गलत बात। जीरो ऑर्डर हमेशा मल्टी स्टेप ही होगी। क्यों? सिंगल स्टेप में जीरो कैसे होगा? क्योंकि सिंगल स्टेप में तो कॉफिशिएंट होना है, कॉफिशिएंट जीरो कैसे होगा? सिंगल स्टेप में तो कॉफिशिएंट ऑर्डर के बराबर होता है, तो वो जीरो कैसे होगा? ठीक है। ये देखो, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप, ये भी गलत है। क्यों? सेकेंड ऑर्डर तो सिंगल स्टेप हो सकती है ना। मान लो मेरे पास ये है ए प्लस बी से प्रोडक्ट, और रेट लिख रहा हूं मैं ए के, ए की पावर वन बी की पावर वन लो, तो सिंगल स्टेप, सिंगल मतलब एक स्टेप में भी तो सेकंड ऑर्डर हो सकती है ना। देखो, एक स्टेप में भी सेकंड ऑर्डर हो सकती है, सिंगल स्टेप में सेकंड ऑर्डर हो सकती है ना, मल्टी स्टेप की जरूरत ही नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो कोई रिएक्शन दे रखी सिंगल स्टेप, क्या कॉफिशिएंट वन वन हो सकता है? हो सकता है। तो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो सकती है, जबकि ये तो कह रहा है मल्टी स्टेप होनी चाहिए। गलत बात है, समझ गया? जीरो ऑर्डर, अरे जीरो का मतलब जीरो इंटू ए, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, अगर तुम ऐसा कहना ही चाह रहे हो तो। अगर तुम कह रहे हो कि जीरो ऑर्डर वाली जो है वन स्टेप, जीरो कहां से आ गया यार? जीरो थोड़ी होता कॉफिशिएंट। मतलब ये हटा दो, मतलब यहां से तीर निकलता हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन रहा है। वाह, बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, जेई मेन 2020 सितंबर। अब इन्होंने यहां पर डिफाइन किया मोल के टर्म में। ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में करते थे, मोल के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से बोलो क्या लग रहा है आंसर? ए, बी और सी की रेट बतानी है, फटाफट से आंसर कर दो। क्या लग रहा है? एक बच्चा अच्छा सवाल पूछ रहा है कि सर ये सब क्वेश्चन नोट्स में ऐड करना है कि नहीं। ये आपकी एडिशनल प्रैक्टिस है, इसको आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन जो नोट्स हैं उसमें आपके थ्योरी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ थ्योरी के साथ साथ वो, और नीट के पीवाईक्यू, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। जेई मेन के पीवाईक्यू नोटबुक में नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन इनको सॉल्व जरूर करना है तुम्हें, है ना। क्या लग रहा है आंसर? निकाल लेते हैं क्या? देखो, -d मोल्स ऑफ ए अपॉन 2 dt, -d मोल्स ऑफ बी अपॉन 3 dt, -d मोल्स ऑफ सी अपॉन 3/2 dt। सही है, और तीनों जगह माइनस है, काट दो, तीनों जगह से माइनस उड़ा दो, है ना। और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, डी एन ए अपॉन डी टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/3 बना यहां पर, और यहां मैंने इस 2 को ऊपर ले गया और एक 2 से मल्टीप्लाई और हो चुका है, तो 4/3 डी एन सी बाई डी टी। आंसर आ गया आपका चेन्नई। देख लेते हैं, चेन्नई आंसर है आपका, चेक कर लें। चेन्नई आंसर है आपका, चेक कर लें। चेन्नई आंसर, चेन्नई, चेन्नई सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हम्म, तमनप्रीत, आहान, अयान, उत्कर्ष और हर्ष, वेरी गुड।
अगला सवाल, द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर विद टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑर्डर बताना है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर, बताओ क्या है ये, किसका ग्राफ होता है? एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टी, याद करो एल एन सी टी वर्सेस टी ये किस ऑर्डर के लिए होता था, और कॉन्सेंट्रेशन सी टी वर्सेस टी किस ऑर्डर के लिए होता था, ये आपको बताना है। अगर आप ये पता कर पाए तो मजा आ जाएगा। ये किस किस ऑर्डर का ग्राफ है बताओ, किस किस ऑर्डर का ग्राफ है, बोलो किस किस ऑर्डर का ग्राफ है, बोलो भाई। ये एल एन सी टी वर्सेस टी, याद करो एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, और यह सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ये दो इक्वेशन है, ये जीरो ऑर्डर की थी और ये वाली आपकी फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो 1 और 0 आगरा आंसर आ जाएगा, आगरा आंसर आ जाएगा। एल एन सी टी वर्सेस टी कहां आता था याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सी टी वर्सेस टी नेगेटिव स्लो माइनस के टी प्लस सी नोट कहां आता था, जीरो ऑर्डर में। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले याद किए हुए काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक पेज पे फॉर्मूले लिख लो, और एक काम और कर देता हूं मैं, आज अभी इसी समय क्लास के बाद, ठीक है, जब आपकी फिजिक्स की क्लास भी खत्म हो जाएगी उसके बाद, आज की रात 12 बजे से पहले, 11:59 से पहले मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, फर्स्ट आंसर है परीक्ष, पुनीत, राघव, अनिमेश और सुस्मित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बात यह बताना चाहता हूं कि मैं आज अभी इसी समय ये एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, बाकी सवाल हम कल करेंगे अपन। ठीक, जाते जाते हम आपके डाउट्स ले लेते हैं और आपको एक धन्यवाद देना चाहते थे हम। थैंक यू सो मच, आज आप यहां आए और मुझे अच्छा लगा, और आते रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कुछ आपके डाउट्स देख लेते हैं। व्हाट इज ओरिएंटेशन, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन गलत जगह पूछ लिया। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां से जा रहा है, तो ओरिएंटेशन मतलब जब वो टकरा रहे होंगे तो जिस टक्कर से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इधर उधर जाना, जैसे अभी मेरा ओरिएंटेशन ये है, अब मेरा ओरिएंटेशन ये हो गया, अब मेरा ओरिएंटेशन ये हो गया, अब मेरा ओरिएंटेशन ये हो गया, ये ओरिएंटेशन होता है, ये ओरिएंटेशन। तो ये सब क्या हो गया, ओरिएंटेशन। तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। चलो अगला सवाल, माइनस ई कैसे आया मालिक, स्लोप होता है ये। अरे एल एन के इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। तो वो जो स्लोप है वहीं से ही तो माइनस आया, ये वहीं से माइनस आया है भाई। सर if ब्रोमीन अट्रैक्ट OH माइनस देन विल इट बी प्रॉपर। अगर ब्रोमीन OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्यों, लोन पे रिपेल कर रहा है भाई। ब्रोमीन OH को रिपेल करेगा, क्यों, लोन पे रिपल्सन है ना, लोन पे रिपल्सन है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा कहना ये अगर करता तो प्रॉपर होते, बिल्कुल कहते। सर हाउ वी नो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन और नॉट, सवाल में अगर नहीं लिखा है, जैसे ये क्या कह रहे हैं, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज दिस, यानी कि तुमसे बोल दिया ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन ये है और रिएक्शन ये है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड। तो सवाल में कभी लिखते नहीं है फॉरवर्ड, लेकिन वो फॉरवर्ड होती है। नहीं लिखा तो फॉरवर्ड मान के चल लेना, ठीक है। बैकवर्ड होगा तो वो बोलेंगे, है ना, ठीक है। सर हाउ वी नो फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा हो गया ये तो हरमन जी के सर। अंजलि का कहना है सर e टू दी पावर 40 कैसे है। देखो बेटा, अगर कभी लिखा हो ln x इज इक्वल टू 10, तो x क्या होगा, e टू दी पावर 10, ये e होता है। अगर लिखा है ln x इज इक्वल टू अंजलि, तो क्या बोलेंगे इसको, x इज इक्वल टू e टू दी पावर अंजलि, ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर है एकदम। चलो आगे चलते हैं। ए ऑप्शन में क्या गलत है सर, ए ऑप्शन में गलत ये है कि ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड की रेट को कम करके फॉरवर्ड बढ़ा देते हो। पागल हो गए क्या, बैकवर्ड की रेट कम करके फॉरवर्ड की रेट कैसे बढ़ जाएगी,
एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की ही कम हो रही है, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। याद करो वो दिन, देखो ये बनाया। तो अगर मैंने पीक, पहाड़ का पीक छोटा कर दिया, पहाड़ का पीक छोटा हो गया, तो दोनों एनर्जी कम हो गई, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी। ठीक है, अगला। सर ब्लू वाले से भी टकरा रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ था, वो रेड वाले से टकराना चाहिए था, है ना, वो मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। रेड वाले ब्लू से टकराता तो रिएक्शन आनी चाहिए थी, वहां आ नहीं रही थी। सर 11.5 कैसे आया? 11.5 ये फॉर्मूला लगाया, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए, तो 2.3 इंटू -5, 5 का डबल 10, और 2.3 मतलब 1.5 और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करना है इसका, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। राधिका कह रही सर जो आपने इनफेक्टिव वाला दिखा उसमें ब्लू रेड से, हाँ वो थोड़ा गलत टकरा रहा था, रेड रेड टकराना चाहिए था, है ना, ब्लू टकरा के ही रिएक्शन आ जानी चाहिए थी, वो आ नहीं रही थी उसमें। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शन। देखो, एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड टू द चेंज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। देखो हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलती, वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट पर डिपेंड करती, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो मिनिमम वो तो ये होती है कि ग्राउंड लेवल से कितनी एनर्जी है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड थोड़ी करेगी रिएक्टेंट की। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो अपनी रिएक्टेंट की खुद की होती है, उसके नंबर पे थोड़ी डिपेंड करेगी। जैसे मान लो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी मान लो सपोज 50 किलो जूल पर मोल है, मेरे जैसे 10 लोग खड़े कर दो तो मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगी, 50 ही रहेगी ना, वो तो मेरी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है ना। ठीक है, चलो भाई हो गया, डन है बेटा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। कल अगर हम मुलाकात करेंगे, कल हम मुलाकात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ जरा देख लूं, कल हम मुलाकात करेंगे तो आपसे बातें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फिर कल अगर मिले तो। कल क्लास है क्या अपनी, जल्दी बताओ, कल क्लास है क्या, नहीं है? ठीक है, तो अब हम मुलाकात करेंगे फिर कब, अगर कल नहीं है तो बढ़िया, फिर तो चिल करो, मस्त रहो। ठीक है, कल अगर क्लास नहीं है तो बस बैकलॉग क्लियर करो, फिर जितना काइनेटिक्स का आपका जो हो रखा है, फिर हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, फिर हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो मंडे से नया चैप्टर का शुभारंभ होने जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, थोड़ा सा बस अपनी तरफ से बोल रहा हूं, थोड़ा सा रेडॉक्स अगर आप पढ़ पाओ, वैसे तो मैं बता ही दूंगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, इतना अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट का ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम शुरू करेंगे फिर, डन है। आज मैंने काफी सारे सवाल आपको कराई दिए हैं, बाकी बीच बीच में भी करवाते रहेंगे, बीच बीच में सवाल करवाते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, डीपीपी में भी डाल देंगे सवाल काइनेटिक्स के कुछ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।